हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लर्निंग क्लासेस में। आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पढ़ेंगे। कल हमने इसकी एनसीईआरटी को रीड किया था और बोला था कि आज हम इसको पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए अब समझते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। हमारा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं टॉपिक जनन स्वास्थ्य, समस्याएं एवं कार्यनीति या कार्यनीतियां कह दो, है ना। ठीक, जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीतियां हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है रिप्रोडक्शन या जनन। अब इस जनन से संबंधित जो भी जनन स्वास्थ्य में क्या पढ़ेंगे कि हेल्थ के लिए इसके बारे में अपन को क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, है ना, उसको पढ़ेंगे। तो अपन जनन स्वास्थ्य की डेफिनेशन देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले। फिर इस जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं कि भाई क्या कारण है कि इससे संबंधित समस्याएं जो है वो हमारे समाज में देखने को मिलती हैं हमें। फिर अपन पढ़ेंगे उन समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ कार्यनीतियां। ठीक, जो जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं ना, इनका हल करने के लिए कुछ कार्यनीतियां चलाई गई हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग। तो अपन उन कार्यनीतियों को पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद आ जाता है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट मतलब जनसंख्या क्यों बढ़ रही है भाई, जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, कारण क्या है जनसंख्या वृद्धि होने का। जैसे जन्म दर का बढ़ना, मृत्यु दर का कम होना, रिप्रोडक्शन के बारे में लोगों को ज्यादा नॉलेज होना ही ना कि बच्चे पैदा करे जा रहे। तो ये रीजन है ना, क्या होने का रीजन है, ये जनसंख्या वृद्धि का रीजन है ये। ठीक, अब इस जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना है हमें। तो नियंत्रित करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जन्म नियंत्रण की प्रक्रिया को पढ़ना पड़ेगा। जन्म नियंत्रण। अब जन्म नियंत्रण करने के लिए कुछ अपन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या गर्भ निरोधक चीजों का यूज करेंगे। तो इसके अंदर अपन गर्भ निरोधक का इस्तेमाल पढ़ेंगे। गर्भ निरोधक का यूज क्या है, गर्भ निरोधक, इनका यूज कैसे किया जाता है, कितने प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, वो सब अपन यहाँ पर पढ़ने वाले। ठीक, इसके बाद है, देखो बात ऐसी है भाई कि जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है वो पढ़ोगे पहले। उसमें कि जैसे अपन ने पढ़ लिया कि 1900 में जनसंख्या इतनी थी, 2000 में इतनी हो गई, 2011 में इतनी हो गई, मतलब बढ़ ही रही है जनसंख्या। अब इस बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना है अपन को। तो रोकने के लिए अपन क्या करेंगे, जन्म नियंत्रण, जन्म में नियंत्रण करना पड़ेगा। जन्म नियंत्रण करने के लिए कुछ गर्भ निरोधक चीजों का यूज करते हैं। तो उन गर्भ निरोधक विधियों को अपन पढ़ेंगे। अब ये गर्भ निरोधक विधि धोखा से फेल हो गई, ठीक, तब अपन क्या करेंगे कि वैसी कंडीशन में सगर्भता का चिकित्सीय समापन होता है। क्या होता है, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, जिसको आप नॉर्मल भाषा में अबॉर्शन भी कह सकते हो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी। एमटीपी हर कोई नहीं करा सकता। जैसे कि एमटीपी कब करा सकते, सबसे सुरक्षित तो है कि पहली तिमाही के अंतर्गत ही हो जाए एमटीपी, तो ज्यादा सुरक्षित है। नहीं तो ये बहुत खतरनाक भी हो सकती है उसके बाद, 12 सप्ताह के बाद, है ना। बात ऐसी है कि जो सगर्भता का चिकित्सीय समापन या एमटीपी की अपन बात करें, तो भाई जैसे बच्चे में कोई खतरा है या माता में कोई खतरा है प्रेगनेंसी के कारण,
तो ये कराई जा सकती है ना। और भी है कि हाँ, कोई मम्मी चाहती है कि उसके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं और अब वो माँ बनना नहीं चाहती, तो पहले शुरुआती कुछ दिनों में वो अबॉर्शन करा सकती है। ठीक, तो जो कि बहुत बढ़ भी रहा है हालांकि ये सगर्भता का चिकित्सीय समापन, पढ़ेंगे अपन इसको डिटेल में। इसके बाद आता है कि अपन ने यहाँ पर बात कर ली कि जनन स्वास्थ्य क्या है, जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं की बात कर लिए, समस्याओं को सुलझाने के लिए उसकी कार्यनीतियों को अपना लिए अपन ने कि कौन कौन सी कार्यनीति चलाएं। ओके, फिर उसके बाद अपन ने देखी कि भाई जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। बढ़ने का कारण क्या है? कारण सबसे बड़ा है कि भाई लोगों को नॉलेज ही नहीं है ना। अब रोकने के लिए अपन को जन्म में ही नियंत्रण करना पड़ेगा, तो अपन ने क्या किए, जन्म नियंत्रण की प्रोसेस को अपनाए जिसमें कि गर्भ निरोधक का उपयोग किया। फिर बात ऐसी होगी कि गर्भ निरोधक को उपयोग करने के बाद भी प्रेगनेंसी हो जाए तो क्या कोई चारा है? बिल्कुल है, एमटीपी करा दो। ठीक, फिर बात ऐसी है कि कुछ लोग तो ठीक है कि ये बच्चे नहीं चाहते, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं ना जिनको बच्चे चाहिए लेकिन वो माँ बाप ही नहीं बन पा रहे हैं। जैसे कोई दंपत्ति है जिसकी 2-3 साल 10 साल से शादी हो रखी है, समझो, वैसे 10 तो नहीं, 2-3 साल से भी कोई कोशिश कर रहा है माँ बाप बनने की और वो नहीं बन पा रहा है, मतलब हो सकता है किसी में कोई प्रॉब्लम हो, या तो पति में या पत्नी में। ठीक, तो वो कैसे हैं, वो जो कपल्स हैं या वो जो दंपत्ति है वो बाध्य है माता पिता बनने के लिए, तो अपन को उनकी हेल्प करना है। क्या करना है? अपन को उनकी हेल्प करना है। तो बंध्यता पढ़ेंगे अपन, बंध्यता, इसमें इन लोगों की क्या करेंगे अपन? हेल्प करेंगे। ठीक, जो बाध्य लोग हैं ना उनकी सहायता करेंगे। काय से? सहायक जनन प्रौद्योगिकी से, सहायक जनन प्रौद्योगिकी की मदद से, या कह दो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। अपने आर्ट से अपन उनकी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। क्लियर हो गया? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक के द्वारा अपन उनकी हेल्प कर देंगे, जिसमें हाँ आप जो सोच रहे हैं वही चीज आती है, जैसे कि IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी बहुत सुने हो तुमने, वो सब इसी पे आ जाएगा। जिफ्ट आ जाएगा, IUI आ जाएगा, IUI से भी कर सकते हैं, IUT। तो वो सारी चीजें कहाँ आ जाएंगी? यहाँ बध्यता में। मतलब यहाँ पर देखो, अपन को उन लोगों की भी हेल्प करना है जो जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं, तो भाई नियंत्रित करो, वैसा है ना। अब जो लोग माँ बाप बनना नहीं चाहते तो उनके लिए अपन ने गर्भ निरोधक का इस्तेमाल कर दिए, या भाई MTP भी करा सकते हैं, है ना। अब जो माँ बाप बने ही नहीं पा रहे हैं वो क्या करेंगे? तो उनके लिए भी है हेल्प। क्या हेल्प करेंगे उनकी? कि आर्ट से मदद कर दो उनकी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक से। फिर लास्ट में आ जाता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक, मतलब कि यौन संचारित रोग। क्या आ जाते हैं लास्ट में? यौन संचारित रोग। ऐसे रोग जो यौन क्रियाओं द्वारा फैलते हैं वो यौन संचारित रोग हैं। तो इन यौन संचारित रोगों के बारे में लोगों को जानकारी देना, ज्यादा जागरूक करना, उसकी रोकथाम के बारे में बताना। ठीक, कि भाई ये यौन संचारित रोग इस तरीके से फैलते हैं, तो नॉलेज होगा तो उससे बच सकते हैं ना हम। और सबसे बड़ा उपाय अपने आप को किसी भी रोग से बचाने का, या ये जो है जैसे जनन स्वास्थ्य, वो इसमें ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपन को नॉलेज ज्यादा हो। ठीक, तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं कि जो जनन स्वास्थ्य होता है वो है क्या। जनन स्वास्थ्य, या अपन बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो जनन स्वास्थ्य सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्टिव या जनन रूप से कोई व्यक्ति स्वस्थ है, उसके जननांग
के रूप से वो एकदम स्वस्थ है, जो जो कह दे अपन की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एकदम सही है, तो वो एकदम स्वस्थ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना। जनन स्वास्थ्य का मतलब संपूर्ण स्वास्थ्य से है, संपूर्ण स्वास्थ्य से है। संपूर्ण स्वास्थ्य के अंतर्गत क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे कि शारीरिक, जो व्यक्ति है वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, जो व्यक्ति है वो भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, व्यवहारात्मक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट कि वो सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, तथा सामाजिक स्वास्थ्य से है, ठीक। और ये जो डेफिनेशन है वो WHO के अनुसार है, क्या कि जनन स्वास्थ्य सिर्फ जनन से संबंधित नहीं है, ये एक व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य से संबंधित है। जैसे उसके शारीरिक स्वास्थ्य की बात करो, शारीरिक रूप से ठीक हो वो, भावनात्मक रूप से ठीक है वो, व्यवहारिक रूप से भी ठीक होना चाहिए उसको, और सामाजिक रूप से भी उसको स्वस्थ होना चाहिए, तब बोलेंगे कि वो जनन स्वास्थ्य संपूर्ण रूप से वो कैसा है, स्वस्थ है। ये हो जाएगी जनन स्वास्थ्य की डेफिनेशन। अब इन चीजों में मतलब ये ना हो पाना ही क्या है, एक समस्या है। तो भाई जैसे अपन को किसी भी व्यक्ति को, है ना, अपन को रिप्रोडक्टिव रूप से अपन को उसको क्या करना है, एकदम स्वस्थ रखना है, रिप्रोडक्टिव रूप से उसको हेल्दी रखना है, तो उसके लिए उसको नॉलेज होना चाहिए। आपको एक सिंपल बात बताएं, जैसे कि आप 4 दोस्त बैठे हैं और इस प्रकार से बात कर रहे हैं अपने समाज में कि जनन से संबंधित बातें कर रहे हैं, तो उन बातों को उतनी सीरियसली लोग ले नहीं पाते हैं कि हाँ, जैसे माँ बाप है तो बच्चों को उसका ज्ञान नहीं देंगे, उन ऑर्गन्स का ज्ञान, यहाँ तक कि उन ऑर्गन्स की तो बातें तक नहीं होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अपने घर में, तो इनके बारे में नॉलेज होगा तभी तो आप स्वस्थ रह सकते हैं ना। तो चलिए अपन समझते हैं, है ना। तो जनन रूप से स्वस्थ रहने के लिए कुछ कार्यनीतियां चलाई गई हैं। कार्यनीतियां हैं जैसे कि 1951 में चलाई गई थी फैमिली प्लानिंग। क्या है, फैमिली प्लानिंग, या परिवार नियोजन कह दोगे इसको, नियोजन, ठीक। अब इस परिवार नियोजन को ही कहते हैं अपन क्या, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर कार्यक्रम, है ना, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के नाम से अब इसको जाना जाता है, ठीक। अब देखो इसमें होता क्या है, इसके ये तो हैं कुछ कार्यक्रम जिनको चलाया गया है किसके लिए, कि प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर जो है वो यही है ना। हुआ क्या कि सबसे पहले अपना जो भारत देश है, ये बहुत गर्व की बात है कि अपना जो भारत देश है उसी ने सबसे पहले सोचा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। फिर उनने 1951 में परियोजना चलाई, परिवार नियोजन परियोजना के अंतर्गत जो शादी विवाह युक्त दंपत्ति है उनको नॉलेज दिया जाता है इस बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में, है ना। और फिर इसी का नाम चेंज कर दिया गया, बोल दिया गया कि हाँ प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम हो जाएगा, है ना, सेवा कार्यक्रम चलाएगा। इसके अंतर्गत क्या दिया जाता है, तो इसके अंतर्गत अपन लोगों में यौन अंगों के बारे में क्या देंगे, इनको नॉलेज देंगे। क्या दिया जाएगा, तो यौन अंगों का ज्ञान दिया जाएगा लोगों को, इनसे संबंधित
कि भाई इनका दुरुपयोग ना हो कभी, है ना। फिर और किसका नॉलेज दिया जाएगा इसके अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत जो किशोर अवस्था होती है ना, किशोर अवस्था में होने वाले यौन परिवर्तन, यौन परिवर्तन जिनको अपन द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी कह देते हो, और इनमें यौन परिवर्तन होते हैं कुछ। जब प्यूबर्टी आती है तब अचानक से तुम सबने महसूस किए होंगे जब कि तुम 12 से 13 साल के हुए थे, जैसे तुम लड़कियां हो तो स्तन ग्रंथियों का विकास होने लगना अचानक से, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल आने लगना, तुम सबको बहुत अजीब लगा होगा। लड़के हैं जैसे तो अचानक आवाज का मोटा हो जाना, दाढ़ी मूछे का आ जाना। तो ये यौन परिवर्तन के बारे में तुमको किसी ने नॉलेज नहीं दिया कि ये क्यों होता है। भाई इससे संबंधित कई प्रश्न होते हैं। अब जो बच्चे हैं वो तो भाई नए नए हैं ना अभी, वो इनसे संबंधित सवाल खोजने जाए और किसी ने उनको गलत ज्ञान दे दिया तो फिर तो हो गई बात खत्म। मतलब फिर तो वो जनन स्वास्थ्य की तरफ तो अपन जा ही नहीं रहे हैं ना। तो बात ऐसी है कि किशोर अवस्था में यौन परिवर्तन के बारे में जानकारी, होने वाले यौन परिवर्तन की का क्या देना चाहिए बच्चों को? ज्ञान देना चाहिए, ज्ञान, है ना, जो कि कौन दे सकता है? तुम्हारे मित्र तो नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो भी तो तुम्हारे बराबर के हैं। ये जो चीजें हैं वो अपने माता पिता उनको दे सकते हैं, बच्चों के माता पिता दे सकते हैं, टीचर दे सकते हैं। और देखो अपन जिसके अंदर पढ़ रहे हैं प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो ये जो सेवा कार्यक्रम चलते हैं ना, ये इनके अंतर्गत ये सारे नॉलेज दिए जाते हैं, है ना। फिर इसके आगे अपन देखें, इनका ज्ञान दिया जाएगा। अब कोई महिला है जो गर्भवती है या प्रेग्नेंट है, तो भाई गर्भावस्था या प्रेगनेंसी से संबंधित ज्ञान दिया जाएगा। अब जरूरी नहीं कि कोई महिला ही प्रेग्नेंट हो, है ना, कोई भी फीमेल हो सकती है, वो विवाह वाली भी हो सकती है और बिना विवाह वाली भी हो सकती है। तो भाई ज्ञान तो सभी को देना पड़ेगा ना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी। तो गर्भावस्था का ज्ञान होना चाहिए। अब जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके बाद जो स्तनपान होता है, स्तनपान मतलब कि बच्चे को दूध पिलाना, है ना, तो स्तनपान से संबंधित नॉलेज जो है वो दिया जाता है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी समझो कि शादी हो गई है, कि स्तनपान कराना, ठीक। तो बच्चे के लिए कितना ज्यादा जरूरी है, जो कह दे अपन माँ का मिल्क बच्चे के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बताना लोगों को, वो स्तनपान से संबंधित जानकारी हो जाएगी। फिर अपन देख लें कि जैसे गर्भवती महिला जो होती है, गर्भवती महिला, उसकी देखभाल से संबंधित भी तो ज्ञान होना चाहिए ना। जैसे उस टाइम में उसको कौन कौन सी न्यूट्रिशन की जरूरत है, ठीक, रख रखाव कैसा करना चाहिए एक गर्भवती महिला का, वो ज्ञान भी होना चाहिए। फिर प्रसव का ज्ञान होना चाहिए। प्रसव मतलब कि जब प्रेगनेंसी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद प्रसव होगा, पार्चुरेशन। पढ़ के आए हो तुमने पिछले चैप्टर में? नहीं पढ़े हो यदि रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो जाके पढ़ लेना, पूरा चैप्टर है प्ले लिस्ट पर हमारी, ठीक। क्या है, प्रसव से संबंधित अपन को क्या देना है? ज्ञान देना है उसको। फिर प्रसव के बाद जाता है कि प्रसव के बाद की देखभाल की बात कर लो। प्रसव के बाद की देखभाल की होता क्या है कि एक महिला है जिसमें अभी प्रसव की प्रक्रिया हुई है, मतलब उसने एक बच्चे को जन्म दी है, तो वो शारीरिक रूप से अभी उतनी ज्यादा कह दो स्ट्रांग नहीं है, तो भाई उसको किस तरीके से रेस्ट दिया जाए, है ना। तो वो सारी प्रक्रियाएं हैं कि प्रसव के बाद देखभाल कैसे करो उसकी माँ की, वो सारी चीजों का क्या होना चाहिए? ज्ञान। तो तुमने देखे होंगे कि जो आंगनबाड़ी वाली मैडम होती है ना, तुम्हारे ही आसपास सारी चीजें देखे हो तुमने, वहां पर क्या होता है कि प्रेग्नेंट महिलाओं जो होती है उनको, या उनकी जो सास होती है उनको नॉलेज दिया जाता है इस बारे में
तो वो वही तो चलाए जा रहे हैं। देखो ये जो अपन बोले फैमिली प्लानिंग बोल दिए अपन ने या RCH बोल दिए है ना, तो ये सारे जो कार्यक्रम हैं वो कैसे चलाए जाते हैं। कई जगह तुमने ऐड देखे होंगे, चाहे टीवी में ऐड देखे होंगे ऐसे कि हम दो हमारे दो, इस प्रकार के ऐड देखे होंगे तुमने, या तुमने कई तरीके से ऐसे आंगनवाड़ी के सामने लिखा हुआ देखा होगा कि सूचनाएं लिखी होती हैं कि प्रेग्नेंट महिला की देखभाल इस तरीके से करनी है। तो वो ये कार्यक्रम के अंतर्गत ही तो किए जाते हैं ये सारी चीजें, जिससे कि जो समाज है उसमें नॉलेज फैल सके। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। अब इसके बाद आ जाता है एक टॉपिक एमनियोसिंथेसिस, है ना। कल हमने बोले थे कि हम एमनियोसिंथेसिस पढ़ाएंगे, तो चलो अब क्या पढ़ते हैं एमनियोसिंथेसिस। यहाँ किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो ये फिर से देख लेना, वैसे दिक्कत होगी नहीं। क्या पढ़ते हैं अपन अब, एमनियोसिंथेसिस। मिटा दे इसको एमनियोसिंथेसिस या उल विभेदन कह दोगे, है ना, उल विभेदन या एमनियोसिंथेसिस। तो इस एमनियोसिंथेसिस में होता क्या है, इसके अंतर्गत क्या करते हैं अपन कि ये एक फीमेल है मम्मी, ये एक मम्मा है, ओके। ये जो मम्मी है ना, वो अभी प्रेग्नेंट है, ठीक। तो इसकी गर्भाशय में एक शिशु पल रहा है, ओके। इसके गर्भाशय में एक शिशु पल रहा है अभी। ऐसी बात करो, इस प्रकार से। और ये जो शिशु है ना, वो एक झिल्ली द्वारा कवर है चारों तरफ से। किसके द्वारा कवर है बच्चों, क्लियर दिख रहा है, ओके। ये जो बेबी है, नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा, ये एमनियोन के द्वारा घिरा हुआ है। कौन सी झिल्ली, एमनियोन या उल्ब झिल्ली कह दो, जिसके द्वारा ये घिरा हुआ है। और इस उल्ब झिल्ली के अंदर एक द्रव भरा हुआ है जिसको एमनियोटिक फ्लूइड या उल्ब द्रव कह देते हैं। क्या कह देते हो, एमनियोटिक द्रव या फ्लूइड कह दो, ये होता है। अब है क्या कि इस एमनियोटिक द्रव में ना, जो ये बच्चा है भ्रूण, इसकी भी सेल ऐसे तैरते रहती हैं, इसकी भी सेल है, ठीक। तो जो प्रारंभिक वाले सप्ताह की बात करें अपन, जैसे 16 से 22 सप्ताह ले लो, लगभग सप्ताह, मतलब प्रारंभिक प्रेगनेंसी ही है ये। 16 से 22 सप्ताह की बात कर ली अपन। तो इन सप्ताह में क्या होता है कि इस महिला के गर्भाशय में जो भ्रूण पड़ रहा है उसमें जो एमनियोटिक द्रव है, इससे एक सिरिंज की सहायता से, कैसे बनाएं, यहां बना देते हैं, की सहायता से अपन ने क्या किए कि कुछ जो द्रव है ना, ये जो एमनियोटिक द्रव है उसको अपन ने निकाल लिया, ठीक। क्या निकाल लिए अपन ने, एमनियोटिक द्रव को निकाल लिए। अब जब ये द्रव बाहर निकला तो द्रव के साथ जो भ्रूण है उसकी सेल भी निकली, है ना। किसकी सेल निकली, इस भ्रूण या एम्ब्रियो की सेल भी आ गई। अब तुमको पता है कि सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, DNA, ठीक। तो मतलब अपन इससे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, गुणसूत्रीय विकार का पता लगा सकते हैं। गुणसूत्रीय विकार
का क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। गुणसूत्रीय विकार का पता, जैसे कौन कौन से गुणसूत्रीय विकार है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, इनका अपन पता कर सकते हैं यहाँ, है ना। हो गया इतना। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम भी आ जाएगा, पटाउ सिंड्रोम भी आ जाएगा। तो ये वो है जो एनसीईआरटी में दिए है ना। तो ये गुणसूत्रीय विकार कैसे पता कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सेल है। अब देखो, जब इसकी एक सेल को अपन एमनियोटिक फ्लूइड को जब अपन ने बाहर निकाला तो इसमें भ्रूण की सेल भी आ गई। इस सेल के अंदर केंद्रक होगा, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होंगे। ठीक, तो इन गुणसूत्रों का अब तो अपन अध्ययन कर सकते हैं ना, जब अपन को एक सेल मिल गई है तब। तो उसके गुणसूत्र में ही गुणसूत्रीय विकार गुणसूत्रों के कारण ही होते हैं, उनमें बदलाव के कारण। तो अपन जैसे टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र कम हो जाता है ना, तो अपन देख सकते हैं कि हाँ, एक गुणसूत्र कम है सेक्स क्रोमोसोम, तो मतलब कि इसमें टर्नर सिंड्रोम है। ठीक, इसका पता लगाया जा सकता है। फिर कुछ ना अनुवांशिक विकार भी होते हैं। अनुवांशिक विकार जैसे अपन कह दें कि सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया। ठीक, क्या हो जाएगा, यहां लिख देते हैं, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया या एनीमिया की बात कर ले, तो इस फ्लूइड में क्या होता है, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनसे सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया या एनीमिया का पता लग जाता है। तो मतलब अपन इन रोगों का भी पता कर सकते हैं, किससे, एमनियोसिंथेसिस के द्वारा। समझ गए उल्बेदन या एमनियोसिंथेसिस क्या है? एक गर्भवती महिला है जिसकी गर्भ का टाइम अभी 16 से 22 सप्ताह ही हुआ है। उसमें एक झिल्ली के आवरण से ढका होता है अर्भ नहीं, गर्भ और उसमें सेल तैरते रहती हैं। उस एम्ब्रियो की जो सेल है उन्हीं से अपन उसको निकाल लें, द्रव को, उन्हीं से पता कर लेंगे अपन क्रोमोसोमल विकार। फिर सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया या एनीमिया, इनका भी पता लगा सकते हैं अपन इससे। और देखिए, ये सारे के सारे ब्लड से संबंधित ही रोग है ना, तो इनका पता लगा सकते हैं। बात ऐसी है कि एमनियोसिंथेसिस को अब कानूनी तरीके से बंद कर दिया गया है। अब इसमें कानूनी रोक लग गई है। रोक का मतलब बंद हो गया है ये। कारण क्या है कि जब अपन क्रोमोसोम निकाल सकते हैं सेल से, तो मतलब अपन ये भी देख सकते हैं कि इसका लिंग कौन सा है, मतलब कि फीमेल फीटस है या मेल फीटस है। मादा भ्रूण का पता लगाया जा सकता है इसमें, मादा भ्रूण का पता किया जा सकता है। यही कारण है कि इसमें क्या लगा दिया गया, बैन, इसलिए बंद हो गया ये। ठीक, क्यों बंद हो गया, क्योंकि पता है क्या होता था कि लोग पहले ही चेक करा लेते थे कि हाँ फीमेल है, मादा फीटस है, तो अबॉर्शन करा देते थे कि भाई उनको फीमेल नहीं चाहिए, उनको लड़की नहीं चाहिए, उनको दहेज नहीं देना है, ऐसी ख्यालात के लोग थे पहले, है ना। तो वो अभी भी ऐसा होता है गैर कानूनी रूप से, तो इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। अब तुम खुद सोचो ना भाई, यदि एक फीमेल को ही जन्म ना दो तो क्या तुम मेल हो तो तुम्हारी शादी हो सकती है? फिर तो ऐसे तो जो रेशियो है, कह दे अपन की जेंडर का जो रेशियो है वो तो पूरा गड़बड़ा जाएगा ना। और फीमेल्स भी तो आजकल इतने आगे बढ़ चुकी है, तो हालांकि ये गलत है। यदि
तुम अपने आसपास भी किसी को इस तरीके की चीज कराते हुए देखो ना, तो तुरंत कानूनी तरीके से उसको रोक दिया करो, कॉल कर दिया करो पुलिस को। ठीक, तो ये सही नहीं था, इसलिए अब इसमें क्या कर दिया गया, बैन लगा दिया गया, ये बंद हो गया है एमनियोसिंथेसिस। क्लियर है? और एमनियोसिंथेसिस होगा भी तो अब डॉक्टर जो है वो उनके जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको बता नहीं सकते, बच्चे के पेरेंट्स को, मतलब माता पिता, किसी को भी नहीं बता सकते डॉक्टर कि ये फीमेल है करके, नहीं बता सकते। ठीक, क्योंकि इसमें कानूनी तरीके से रोक लगा दी गई है। क्लियर हो गया? इसमें इतना ही है एमनियोसिंथेसिस में। अब पढ़ेंगे अपन क्या, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट छोटा सा टॉपिक है, चलो जल्दी से क्लियर करते हैं। जनसंख्या विस्फोट, इसमें तुमको विश्व की जनसंख्या याद करनी है और अपने भारत की याद करनी है। ठीक, तो सबसे पहले तुम देखोगे 1900 में, फिर देखोगे सन 2000 में, फिर देखोगे सन 2011 में। तो जो विश्व की जनसंख्या थी वो 1900 में थी 2 बिलियन। कितनी थी? 2 बिलियन। जो सन 2000 में बढ़ के हो गई है कितनी? 6 बिलियन। और 2011 में भी बढ़ गई 7.2 बिलियन हो गई। कर लोगे याद? वर्ल्ड में 1900 में 2 बिलियन थी, 2000 में तगड़ी बढ़ गई 6 बिलियन, 2011 में 7.2 बिलियन पहुंच गई। ठीक है, अब जब अपना भारत की बात करने है ना, तो आजादी के बाद की बात ही करोगे तुम, आजादी के बाद की ही बात करोगे, तो कब की बात कर लेंगे? 1947 की। अपने भारत की जनसंख्या थी 350 मिलियन, जो कि सन 2000 में बढ़ के 1 बिलियन हो गई। 1 बिलियन मतलब कह लो 1000 मिलियन हो गई। सोचो कितनी तगड़ी जनसंख्या बढ़ी। ठीक, अब सन 2011 में ये जो जनसंख्या है वो हो गई, इसी से लिखे क्यों, 1.2 बिलियन। मतलब जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही, लगातार बढ़ रही है ना, तो इसलिए जो ग्रोथ रेट है ना वो कितनी हो गई अपने भारत की? ग्रोथ रेट ये हो गई 2% से थोड़ी ही कम, है ना। इसका मतलब ये है कि 1000 में हर साल, प्रति 1000 में 20 लोग हर साल जुड़ रहे हैं, प्रति वर्ष, हर साल 1000 में 20 और ऐड होते जा रहे हैं। इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। इस जनसंख्या के बढ़ने का कारण देखो, बढ़ने का कारण क्या है? कारण ये है जनसंख्या बढ़ने का कि जो मृत्यु दर है उसमें गिरावट आ रही है। मृत्यु दर में क्या है? गिरावट। मातृ मृत्यु दर एवं ही कर देते हैं, शिशु मृत्यु दर
दर में कमी, में क्या हो रही है, कमी। ठीक, और सुनो, जनन आयु के लोगों की संख्या अधिक, जनन आयु, दिखता नहीं होगा क्यों, आयु के लोगों की संख्या कैसी होती जा रही है, अधिक होती जा रही है। ये रीजन दिए हैं एनसीईआरटी ने। तो भाई ये बताओ कि अब इस जनसंख्या को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा। अपन देखो, मृत्यु दर में गिरावट, इसका तो कुछ नहीं कर सकते, मातृ मृत्यु दर में कमी, शिशु मृत्यु दर में कमी, ये तो अच्छी बात है, डेवलप कर रहे हैं अपन। लेकिन भाई जनन आयु के लोगों की संख्या अधिक है ना, मतलब अपन जनन को तो रोक सकते हैं ना, कि कम बच्चे पैदा करो, 10-10, 15-15 पैदा मत करना, कम बच्चे पैदा करो। ठीक, तो ये तो समझा सकते हैं लोगों को। तो कम बच्चे पैदा करो, इसके लिए अपन जन्म नियंत्रण करेंगे। अभी पढ़े थे, अभी बताए थे हमने, जनसंख्या को रोकने के लिए क्या करोगे, जन्म नियंत्रण करोगे। तो अपन इसमें क्या पढ़ लेंगे अब, जन्म नियंत्रण। और जन्म नियंत्रण के लिए अपन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का उपयोग करते हैं, जो कि आज नहीं हो पाएगा, बहुत रात हो चुकी है और अभी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो अभी नहीं हो पाएगा, हम कल की क्लास में पढ़ाते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय। हाँ, वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, मिलते हैं कल।